जब तक उसके अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तब तक एटम न्यूट्रल कैसे हो। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह एटम के अंदर का एक और इंपॉर्टेंट पार्टिकल प्रोटॉन का खोज हुआ। ओके, गोल्डस्टीन, यूगेन गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी का ऑडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर लो। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट की जो सेटअप थी ना, वो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के सेटअप से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की गई थी। उन्होंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था, ये वाला जो देख रहे हो ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब उन्होंने लिया था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जे थॉमसन ने लिया था। उस ट्यूब के अंदर में एक पॉजिटिव टर्मिनल लगी हुई थी। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं बालको? एनोड। एनोड। उस ट्यूब के अंदर में एक नेगेटिव टर्मिनल थी। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है ना। और उसके अंदर में गैस भरा हुआ था। ठीक ऐसा ही सेटअप थॉमसन ने भी किया था और हाई वोल्टेज लगाई गई थी। आप सभी को मालूम है कि गैस बनी हुई है एटम से, और एटम से हाई वोल्टेज लगाने पे क्या निकल गया था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अब बालकों मुझे बताना कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होती है, वो किधर मोशन करेगा? पॉजिटिव प्लेट के तरफ कि नेगेटिव प्लेट के तरफ? पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट के तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गया था एनोड के तरफ, है ना। अब बच्चों एक बात बताइएगा मुझे, एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कौन सी आयन बनती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन बनती है। तो गैस के एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो पॉजिटिव आयन बच गई होगी कि नहीं बच गई होगी? बची होगी। कोई दिक्कत? नो। इस ट्यूब के अंदर में गैस की एटम भरी हुई थी। ओके, अब गैस के एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव आयन बची कि नहीं बची? और ये जो पॉजिटिव आयन बचा, वो पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? कैथोड। नेगेटिव प्लेट के तरफ कि पॉजिटिव प्लेट के तरफ? आज तक में बोलता था मर गया। बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे हैं कौन हैं, एयरटेल नाम भी सही नहीं लिखा हुआ, आप प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए। तुलसी पातवा में पूरा झुरा गया चुके ना डर आप लोग 2 मिनट रुकिएगा। परसों ही एक न्यूज़ देख रहा जीते सर, ये एयरटेल और कोई अंजलि नाम से उनको ऑडियो भेज दीजिए सर। ओके ओके सर, थैंक्स। ओके 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 स्टूडेंट्स, हाँ, तो नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो यदि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई तो क्या बचा होगा? पॉजिटिव चार्ज आयन बची होगी। तो पॉजिटिव चार्ज आयन किधर जाएगा मुझे ये बताओ? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा। चलिए, तो नेगेटिव प्लेट मतलब, एक सेकेंड, कैथोड। नेगेटिव प्लेट मतलब कैथोड के ओर जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बच्चों,
इलेक्ट्रॉन के मोशन को, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे थे तो उसको कौन सा रेज हम लोग बोले थे? कैथोड रे। कैथोड रेज बोले थे। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आयन बची थी, और पॉजिटिव चार्ज आयन जब अट्रैक्ट होती है कैथोड के ओर तो हम उसको बोलते हैं एनोड रेज। क्या बोलते हैं उसको? एनोड रेज, या उसको कैनाल रेज भी बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों? इस इमेज में जरा क्लियर से देखना। देखो ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए थे, ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गई थी, तो इलेक्ट्रॉन गया था पॉजिटिव प्लेट की ओर, कोई दिक्कत नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो बची थी पॉजिटिव आयन, वो मूव की थी किधर? नेगेटिव प्लेट के ओर। तो गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना बनाया कैथोड रेज को, और गैस के एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गई और पॉजिटिव आयन बनी, वो बनाया एनोड रेज। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? नो सर। नो सर। तो कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछा कि व्हाट आर एनोड रेज या कैनाल रेज, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? कोई बच्चा मुझे इसका आंसर दे सकता है? व्हाट आर एनोड रेज या कैनाल रेज? चलिए, कैथोड रे का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। और स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस को हम लोग बोलेंगे एनोड रेज। समझ गए बच्चों? जब बहुत सारे गैसियस आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एनोड रेज या कैनाल रेज। क्लियर आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एनोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। बेटा एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं। कोई शक किसी को? कोई शक? एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं? होता है। यस सर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, इस चीज को जरा ध्यान से देखना बच्चों। मानो उस ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भरा था। हाइड्रोजन गैस भरा था तो हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गई और बना H+ आयन। अब मानो मैंने हाइड्रोजन गैस की जगह कोई और गैस रखा था, ऑक्सीजन गैस रखा था, तो ऑक्सीजन गैस बनी हुई है ऑक्सीजन के एटम से। यदि मैं ऑक्सीजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बनेगा क्या? O+ पॉजिटिव। यदि मानो ऑक्सीजन के जगह पे मैं नाइट्रोजन गैस भर देता तो नाइट्रोजन गैस मतलब नाइट्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलती और बनता N+ आयन। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा रेज बनाते थे? कैथोड रे। कैथोड रेज बनाते थे। मुझे एक बात बताना, मैं हाइड्रोजन गैस यूज करूं, ऑक्सीजन गैस यूज करूं या नाइट्रोजन गैस यूज करूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हर केस में अलग होगा कि इलेक्ट्रॉन हर केस में सेम ही होता है? तो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होती है, वो हाइड्रोजन से निकले, ऑक्सीजन से निकले या मेरे शरीर से निकले, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होती है। इसका मतलब आप उस ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस रखो, ऑक्सीजन गैस रखो या नाइट्रोजन गैस रखो, कैथोड रेज जो बनता है इलेक्ट्रॉन से वो हर केस में सेम रहे। ओके, कैथोड रेज तो हर केस में सेम रहेगा क्योंकि कैथोड रेज बनती है इलेक्ट्रॉन से। अब बालकों मेरा एक सवाल है आपके सामने कि एनोड रेज तो बन रही है किससे? गैसियस आयन से। तो मुझे एक बात बताना, क्या एनोड रेज की प्रॉपर्टी हर गैस के केस में सेम रहेगी? सोच के बताना।
क्या होगा जवाब? हाँ ना? No, sir. नो। इसका जवाब नो होना चाहिए। क्यों? बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन की आयन का जो मास होगा, ऑक्सीजन की आयन का जो मास होगा और नाइट्रोजन की आयन का जो मास होगा वो सेम होगा? नहीं, बिल्कुल। हर आयन का मास डिफरेंट होता है। तो ये गैस H+ गैसियस आयन से जो एनोड रेस बनेगा उसका प्रॉपर्टी O+ गैसियस आयन से अलग होगा, उसका प्रॉपर्टी N+ गैसियस आयन से अलग होगा। तो बोलने का मतलब एनोड रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। यस हाँ सर। ना? करेगा, Yes, sir. क्योंकि गैस बदल देंगे तो जो पॉजिटिव आयन बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी, और डिफरेंट बनेगी तो प्रॉपर्टी भी उसका डिफरेंट होगा। कोई मुझे बताएगा क्या कैथोड रेज गैस बदलने से डिफरेंट हो जाएगी? यस सर। हाँ, Yes, sir. कैथोड रेज, No, sir. कैथोड रेज तो हर केस में तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना बेटा। Yes, sir. ओके, कैथोड रेज गैस बदलने से नहीं बदलेगी। चलिए, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताया था, E/m। E/m आप सभी को मालूम होगा, E मतलब चार्ज और m मतलब मास ऑफ पार्टिकल। तो चार्ज बाय मास ऑफ कैथोड रेज हर गैस के केस में सेम रहता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नहीं। चार्ज बाय मास रेशियो क्या हर गैसियस आयन के केस में सेम रहेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं। अरे, मास तो हर गैसियस आयन का डिफरेंट हो जाएगा। चलो मानते हैं चार्ज 1 यूनिट है सब पे, अभी यहाँ पे चार्ज 1 यूनिट है तो ऊपर में 1 है मान लिया, बट नीचे में तो मास सबका बदल रहा है ना। तो E/m रेशियो एनोड रे के केस में क्या होती है? डिपेंड अपॉन द गैस टेकन। गैस बदलोगे तो E/m का वैल्यू मतलब चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू बदल जाएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। कैथोड रेज में E/m कोई भी गैस लो सेम रहेगी, एनोड रेज में E/m डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन गैस। कोई दिक्कत ना? अब चलिए देखिए एक कहानी। जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया था, सुनिएगा मेरी बात को, जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया था उस ट्यूब के अंदर में, तो सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन मिला था। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया था उस ट्यूब में, तो सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन मिली थी, और उसी को हम लोग प्रोटॉन बोले थे। क्यों प्रोटॉन बोले थे वो भी मैं बता देता हूं। देखो, हाइड्रोजन 1H1 होता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर में कितना न्यूट्रॉन होता है? एक भी नहीं। एक भी नहीं, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस के अंदर में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होती है। अब उस हाइड्रोजन एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बनेगा? H+ बनेगा। H+ बनेगा। तो इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। मतलब H+ को क्या हम प्रोटॉन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. तो बेटा, हाइड्रोजन गैस से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तब बनती है हाइड्रोजन आयन, तब बनती है हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन जो होती है वही तो प्रोटॉन होती है, और इसी प्रकार प्रोटॉन का खोज हुआ था। अंडरस्टूड? तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, प्रोटॉन का खोज किस गैस को रखने से हुआ था? हाइड्रोजन गैस को रखने से हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो प्रोटॉन ही बचता है, और वही H+ आयन, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन क्या थी? प्रोटॉन थी, और इस प्रकार प्रोटॉन का खोज हो गया। ओके, गॉट इट? तो प्रोटॉन का खोज भी हमारे पास हो गई है। इलेक्ट्रॉन का खोज तो लास्ट वीक हम लोगों ने कर लिया था, प्रोटॉन का भी खोज कर लिया। अब चलिए प्रोटॉन के कुछ गुणों को देखते हैं।
देखिएगा, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होती है उसके चार्ज को हम मानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कितना मानते थे? 1.7 into 10 to the power 11. -1.6 into 10 to the power -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और प्रोटॉन के चार्ज को हम मानते हैं +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना, गॉट इट। अब प्रोटॉन का जो मास होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात को, प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। सारिका, आई रिक्वेस्ट यू बेटा कि आप कुछ प्लीज मत लिखो, क्योंकि आप लोगों को यही नोट्स जाएगा तो नोट्स में कुछ इधर उधर रहेंगे। ओके बेटा, सारिका नहीं लिखिएगा प्लीज। ओके, प्रोटॉन की जो मास होती है वो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होती है। देखो ध्यान से एक चीज, हाइड्रोजन एटम के अंदर में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन तो होती नहीं है। आप सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? फिर किया जा सकता है। तो मैं H+ बोलो या प्रोटॉन बोलो, क्या मैं H+ को हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? तो बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक भी न्यूट्रॉन नहीं, और ये वाली H+ बोले तो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर होता है, तो प्रोटॉन का मास को हम लोग हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर बोल सकते हैं। कोई शक कोई भी बच्चों को? तो प्लीज बोलो बच्चों, मुझे भी लगेगा कि बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम लोग प्रोटॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो वैल्यू क्या है उसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो बच्चों इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है लगभग, और दैट इज ग्राम में बोले तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और बालको प्रोटॉन कहां पे रहता है? एटम के एकदम सेंट्रल पार्ट में रहता है। यदि ये वाला एटम है तो उसका एकदम सेंटर पार्ट पे प्रोटॉन रहता है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को समझने में? नो सर। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी पार्टिकल का खोज कब हुआ था। तीसरी पार्टिकल का जो खोज हुआ था उसका नाम था न्यूट्रॉन। कौन बालक मुझे बताएगा कि न्यूट्रॉन का खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, नीचे में लिखी हुई भी है और लास्ट क्लास में बताया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का खोज किया था। उन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। जेम्स चैडविक ने लिया था अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल क्या होती है, ध्यान से सुन लो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 2। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 4। अब बच्चों यदि मैं हीलियम के एटम से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी कि नहीं आएगी? यस सर, आएगा। तो जब हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए उसी को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो बालको अल्फा पार्टिकल क्या होती है? हीलियम के एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाती है उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करती है, वो आसपास 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मूव करती है।
बहुत हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल मूव करता है, उसकी स्पीड लगभग 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक मेंटेन की जा सकती है। अब देखिएगा उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम का सीट लिया था। किस बच्चे को बेरिलियम का फॉर्मूला मालूम है? बीई, यस, तो ये तो लिखा हुआ है बीई, जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9। तो बेरिलियम के सीट पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक बेरिलियम का सीट लिया और उसके ऊपर पे अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया। जब उन्होंने बेरिलियम के सीट पे अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था, तब जाके उनको एक पार्टिकल मिला था, न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड? तो आपसे जस्ट पूछा जाएगा कि बेरिलियम के सीट पे किसको बम्बार्ड किया गया था या किसको हिट किया गया था, तब जाके न्यूट्रॉन मिली थी, तो आपका जवाब होना चाहिए अल्फा पार्टिकल। आपसे पूछा जाएगा अल्फा पार्टिकल क्या होती है, तो डबली चार्ज हीलियम एटम को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जिस एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था उसका ओवरऑल इक्वेशन लिखिए। तो बेरिलियम 4-9, बेरिलियम का मास नंबर 9, हाँ, उसके ऊपर हीलियम को हिट करवाया गया, तब जाके एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और कार्बन मिला और साथ में न्यूट्रॉन मिली थी। अंडरस्टूड? और ये जो न्यूट्रॉन होता है ना बेटा, इसका मास जो होता है ना, वो हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से। यदि आप कंपेयर करोगे प्रोटॉन का मास को इलेक्ट्रॉन के मास से, तो प्रोटॉन का मास 1836 गुना टाइम्स भारी होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है समझ लो। एक प्रोटॉन का वजन जो होता है ना, 1836 गुना टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का। और वहीं यदि न्यूट्रॉन के वजन का बात किया जाए, न्यूट्रॉन का वजन होता है 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हल्का सा भारी होता है। ओके, जो आपको दिख रही है। तो न्यूट्रॉन के बारे में ये आपको जाननी है कि वो हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन, यदि न्यूट्रॉन जो पार्टिकल होती है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाओगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ध्यान से सुनना, मानो ये न्यूट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट रखा और यहाँ पे मैंने नेगेटिव प्लेट रखा, हम देखिए कि ये न्यूट्रॉन सीधा पार हो गया। इसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रल है, यही बात है ना, है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन ना ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, ना ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है। यदि मान लो न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज रहता तो किधर चल जाता? इधर नीचे की ओर चल जाता। यदि न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता तो किधर चल जाता? पॉजिटिव प्लेट की ओर भाग जाता। बट वो कहीं नहीं भागा। इसका मतलब क्या है? उस पे कौन सी चार्ज है? कौन सी चार्ज है उस पे? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, उस पे कोई चार्ज नहीं है। अंडरस्टूड? और न्यूट्रॉन का मास को यदि आप ग्राम में लिखोगे तो इट्स 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन का खोज समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े? चलिए, चलो तीनों पार्टिकल्स का तो खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया। ओके, तो एटम के अंदर में ये तीन पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है।
ओके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, आपका जो भी मैनेजमेंट के आदमी से बात होता है आप उनसे बोलना कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर का वीडियो हमको भेज दीजिए। तो बेटा पहला लेक्चर का वीडियो देख लोगे तो थोड़ा सा आपको उधर की चीज भी समझ आ जाएगी। तो जो भी बच्चे आज नए हैं, कौन कौन बच्चे नए हैं अपना नाम बता सकते हो क्या? ओके, और कोई नया बच्चा है आज? चलिए ठीक है, मैं सबका नाम नहीं जान रहा हूँ। जो भी बच्चे हैं आप रिक्वेस्ट कर लेना, जो भी मैनेजमेंट के आदमी आपको कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं वो उनको बोलना कि सर मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर का वीडियो दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं, चलिए एटम के अंदर के 3 पार्टिकल्स का खोज तो हो गया। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल होता है ई, या हम लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं ई माइनस भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। प्रोटॉन को पी लिखते हैं या प्रोटॉन को H प्लस लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। प्रोटॉन को H प्लस लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन को N लिखते हैं, या न्यूट्रॉन को कभी आप इस तरह लिखा भी देखोगे 0 and 1 भी लिखा जाता है न्यूट्रॉन को। ओके, गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, सबको मालूम है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब 0 होता है उसका चार्ज। ओके, अब रिलेटिव चार्ज की बात की जाए तो रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लो बेटा, 100 पैसा का कितना होता है? 100 पैसा का 1 रुपया होता है कि नहीं? 100 पैसा मिलके 1 रुपया होती है कि नहीं होती है? यस सर। होती है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को उसको 1 यूनिट चार्ज माना, उसको मैंने बोला 1 यूनिट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया? -1। प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? +1। +1। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 0। 0 होगा। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास यदि केजी में बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। क्या आपको साफ से ये दिख रहा है 31 की मैं इसको लिख दूं? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 31 केजी दिख रही है, तो वेरी गुड। 9.1 ये याद रखना, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ओके, और वहीं न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा भारी होता है 1.672, यदि 3 डिजिट तक देखे तो ये 1.674 है, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। बट कैलकुलेशन के दौरान जब आप कोई न्यूमेरिकल बनाओगे तो आप प्रोटॉन के चार्ज को, सॉरी प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को सेम मान सकते हो। बालको मुझे बताना कि क्या हम लोग सेम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हाँ या ना? यस सर। मान सकते हैं, लगभग तो मिलता जुलता है ना, देखो इतना डिजिट तक तो मिलता जुलता है। तो कैलकुलेशन जब करोगे तो आप सेम मान के चलोगे, बट दिमाग में ये रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन ज्यादा भारी होता है? थोड़ा सा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ओके, तो ये वाला चार्ट आपके सामने में क्लियर होनी चाहिए। तो तीनों पार्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं एटम के अंदर में, उसका खोज हो चुका है। गॉट इट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एटम का जो मॉडल है वो कैसा होगा। एटम की मॉडल कैसी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसको समझने से पहले मैं कुछ छोटे मोटे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ओके,
सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। इसका जवाब मुझे कौन देगा? कैनाल रे। सब बच्चे को लग रहा है कैनाल रे होना चाहिए कि कुछ और इसका आंसर होना चाहिए? ध्यान से सोच लीजिए। तो कैनाल रही है। कैनाल रे। कैनाल रे होगा, पक्का होगा। देखो क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब हम एक थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ ट्यूब से पास करते हैं तो एक पार्टिकल का खोज हुआ था जिसपे पॉजिटिव चार्ज होती है। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? कैनाल रेज। क्लियर? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। वेरी गुड, इसका जवाब होगा प्रोटॉन। इसका जवाब आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -24 kg. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड मेमोरी। जिस बच्चे ने आंसर दिया, क्या नाम है बेटा आपका? Riya Sunny. sir. रिया, वेरी गुड रिया। चलिए अब हम लोग चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। चलिए देखिएगा, देखो बच्चों, एटम कैसा होगा, मतलब एटम के अंदर में जो ये तीनों पार्टिकल है किस तरह से है, मतलब एटम का मॉडल कैसा है। तो सबसे पहले थॉमसन ने कोशिश किया ये बताने का कि एटम कैसा हो सकता है। थॉमसन ने जस्ट 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। 1898 में थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दिया, ठीक एक साल बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। थॉमसन ने 1898 में बताया कि एटम जो है वो एक स्फीयर के जैसा है। आपको एक डायग्राम दिख रही है बच्चों? बच्चों एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस सर। यस। yes sir. थॉमसन ने बोला कि एटम जो है एक स्फीयर के जैसा है। ठीक ये जो स्फीयर मैं दिखा रहा हूं आपको, उन्होंने बोला एटम एक ऐसा स्फीयर के जैसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे में फैली हुई है। तो थॉमसन के हिसाब से एटम एक इस तरह का स्फीयर था और उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैली हुई थी। ओके, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार एक तरबूजे में, तरबूजा आप लोग जानते हो ना, तरबूजा में लाल लाल जो पोर्शन होता है पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो लाल लाल पोर्शन को आप लोग मान लो पॉजिटिव चार्ज। तो थॉमसन के हिसाब से ठीक जिस प्रकार तरबूजे में लाल लाल पोर्शन पूरे में होता है, उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और उन पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन अटके हुए होते हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार तरबूजे में उसका जो काला काला बीज होता है वो बीच बीच में अटका हुआ रहता है। ओके, तो थॉमसन ने जो मॉडल बताया वो बहुत सिंपल मॉडल बताया। उन्होंने बताया कि एटम एक पूरा स्फीयर के जैसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैली हुई है यूनिफॉर्मली और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड है, बीच बीच में अटके हुए हैं। ओके, तो ये था थॉमसन का मॉडल। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा इसमें दिमाग लगा के आंसर दे सकता है। क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के मॉडल में बहुत हाई थी कि बहुत लो थी? सर हाई था। Hi. सब बच्चे आंसर हाई दे रहे हैं? ठीक है, चलो
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है कि नहीं होती है? होती है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मुझे एक बात बताना, वॉल्यूम और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज छोटा सा वॉल्यूम में है कि पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है थॉमसन के हिसाब से? पूरा फैला हुआ है। पूरा फैला हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैली हुई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का फैला हुआ में, तो डेंसिटी क्या होगी? कम की ज्यादा होगी? कम ना होगा। पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ा थोड़ा होगा ना हर तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो फैला हुआ है उसकी वॉल्यूम बहुत हाई है। जब वॉल्यूम बहुत हाई है तो डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो हल्का मास भी तो हल्का बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली पूरे में फैला हुआ है। कोई दिक्कत सर बेटा? मास भी तो सर बढ़ेगा। क्या बोले बेटा? सर मास भी तो बढ़ेगा अगर पूरा फैला हुआ है तो। नहीं, मास देखो, मास कैसे बढ़ेगा? मास मान लो कि 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होगी एक एटम के अंदर में, तो 5 प्रोटॉन जगह पे रहता, तो वॉल्यूम कम होती ना 5 प्रोटॉन की, और 5 प्रोटॉन यदि ज्यादा में फैला रहता तो वॉल्यूम ज्यादा होती। तो 5 प्रोटॉन छोटा जगह में रहे या ज्यादा जगह में रहे तो मास क्या चेंज होगा क्या? नहीं ना। ठीक है ना, समझ गए ना? तो पॉजिटिव चार्ज पूरे में क्या है? थोड़ा थोड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, बहुत बच्चों ने गलती किया। ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है पूरे में, थोड़ा थोड़ा हर तरफ है, ये थॉमसन के हिसाब से। ओके, बट मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या सचमुच में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत कम होती है एटम में? नो सर। क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज होती है एक एटम में कहां पर होती है? एक छोटे से Concentrated on the न्यूक्लियस में nucleus। होती है। ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है Yes, ना? sir। चलो, अब देखिए, थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये चीज कि उन्होंने एज्यूम किया था, उन्होंने बताया था कि एटम जो होगी ना वो न्यूट्रल होगी। थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा एजम्पशन जो अभी भी सच है, एंड ये सच रहेगी, कि एटम न्यूट्रल होता है। थॉमसन उस जमाने में ही बता दिए थे कि सब मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक उसी प्रकार से सब मिला के उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लीजिए +5 पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज तब -5 होगी, तो सब मिला के एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थॉमसन ने उसी जमाने में बता दिया कि एटम बड़ा अचीवमेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ थॉमसन मॉडल? बाकी सब तो गड़बड़ था, बट बिगेस्ट अचीवमेंट यही था कि उन्होंने बताया था कि एटम न्यूट्रल होगा। ओके, अब थॉमसन का मॉडल क्यों फ्लॉप हो गया, क्यों फेल हो गया, ये देखो। देखो, थॉमसन ने क्या कंसीडर किया था बालकों, कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे में फैला हुआ होगा। बट क्या पॉजिटिव चार्ज एटम में सचमुच में पूरे में फैला हुआ रहता है कि एक छोटे से जगह पे रहता है? छोटे से जगह में रहता है। छोटे जगह पे। तो थॉमसन का ये वाला फेलियर था कि नहीं? तो थॉमसन की ये वाली फेलियर थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि थॉमसन की मॉडल की क्या क्या फेलियर थे। दूसरा, थॉमसन का थ्योरी क्या कुछ न्यूक्लियस के बारे में बताया था? नहीं, थॉमसन का मॉडल में कोई न्यूक्लियस का जिक्र नहीं था। उसने बोला था पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, बट आप सभी को मालूम है कि एटम में एक न्यूक्लियस होती है जगह, है ना? तो दूसरा फेलियर। तीसरा फेलियर थॉमसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थॉमसन का मॉडल एक स्टैटिक मॉडल था। स्टैटिक मॉडल मतलब हर चीज फिक्स्ड था, इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स्ड है एक जगह पे, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फिक्स्ड है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में फिक्स्ड रहते हैं कि घूमते रहते हैं? घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं।
थॉमसन का मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो था वो स्टैटिक था, मतलब फिक्स्ड था, बट सचमुच में इलेक्ट्रॉन की तो मूवमेंट होती है जिसके बारे में थॉमसन ने कुछ जिक्र नहीं किया था, और इस प्रकार थॉमसन का मॉडल फ्लॉप हो गया और थॉमसन की मॉडल फेल हो गई। ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बेटा देखो, आप लोगों को ये वाला चीज क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन कर देना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज हर तरफ थोड़ा थोड़ा है, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं? डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज थॉमसन मॉडल में बहुत कम है, ये क्लियर हुई कि नहीं हुई स्टूडेंट? हो गया यस सर। सर। हो गया तो ना? हो गया। चलो, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा है सब जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक जितना पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछ लो, कोई भी। एनी स्टूडेंट, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ भी है तो पूछ लो, कुछ भी। सर हम लोग को मैग्नेटिक वाला नहीं पढ़े, मैग्नेटिक जो वाला बीच में बोलो। मैग्नेट, सर वो एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेट का भी यूज किया था। देखेंगे देखेंगे बेटा, वो सारा चीज देखेंगे। ओके, चिंता मत करो, समय के साथ वो सारी चीज। ओके चलिए, सो दिस इज द स्टोरी थॉमसन का मॉडल। आगे हम लोग बढ़े, और कुछ किसी को पूछना है बेटा? नहीं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बच्चों आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 9th में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो बड़ा है ना? तो कौन मुझे बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो मालूम नहीं होगी वो सुन लो। रदरफोर्ड जो थे ना, वो थॉमसन के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड प्रूव करना चाहते थे, रदरफोर्ड प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया है वो सही मॉडल है। अंडरस्टूड? थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं दिया था, उसने जस्ट बताया कि एटम ऐसा हो सकता है, बट रदरफोर्ड उस मॉडल को सही प्रूव करना चाहते थे एक्सपेरिमेंट के मदद से, और इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1909 में। 1909 में ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने अपने दो असिस्टेंट के साथ मिलके किया था, जिनका नाम था गाइगर और मार्टसन। ओके, इसलिए फेमसली इस एक्सपेरिमेंट को कभी काल रदरफोर्ड गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या सिर्फ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था साइंस के हिस्ट्री में। साइंस के इतिहास में सबसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या का खोज हुआ था, कौन बच्चा मुझे बताएगा? आप लोगों को मालूम होगी। न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट में खोज हुआ था न्यूक्लियस का। इस एक्सपेरिमेंट में खोज हुआ था कि हर एटम के अंदर में एक छोटा सा जगह है जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, या बोलो सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जो तीन इंसान रदरफोर्ड और उनके दो असिस्टेंट गाइगर और मार्टसन ने मिलकर किया था। ओके, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बच्चों, मुझे बताना, मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे कि अल्फा पार्टिकल होती है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको मैं यदि पॉजिटिव फील्ड से पास करूं तो उसमें रिपल्सन होगी कि नहीं होगी? होगा। होगा ना? जब एक पॉजिटिव
पार्टिकल को आप एक पॉजिटिव फील्ड से पास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिपल्सन होनी है। बट मेरा एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी रखता हूं, तो मुझे बताओ रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। कम। यदि पॉजिटिव फील्ड को मैं ज्यादा कर दूंगा तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यदि मैं पॉजिटिव फील्ड को कम कर देता हूं तो कम रिपल्सन होगा, और मैं पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देता हूं, बहुत कम, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का रिपल्सन हो या कुछ रिपल्सन ना हो। मानते हो कि नहीं? मैं पॉजिटिव फील्ड को बहुत कम कर दिया, तो बहुत कम कर दूंगा तो हो सकता है कि हल्का फुल्का रिपल्सन हो या ना भी हो। ओके, ठीक उसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एटम के ऊपर बम्बार्ड करने का सोचा था। उनके दिमाग में क्या आया था, पहले ये सोचो। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उनके दिमाग में आया था कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक एटम के थ्रू पास करवाया जाए तो एटम में तो पॉजिटिव चार्ज हल्का हल्का चारों ओर है, बहुत हल्का हल्का चारों ओर है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि एटम से पास होगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ डिफ्लेक्शन ना हो, और यदि डिफ्लेक्शन हो भी तो सब में थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। ओके, उसने दिमाग में ऐसा सोचा था। क्यों सोचा था? क्योंकि उसने सोचा था कि थॉमसन का मॉडल सही है। बट जब एक्सपेरिमेंट को उसने किया उनका दिमाग चकरा गया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख के। ये वाला जो था उसने सोचा था, उनकी थॉट थी पहले कि यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एटम से पास करवाया जाए तो हो सकता है कुछ डिफ्लेक्शन ना हो या हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन। बट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्होंने क्या सेटअप बनाया था। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों। उन्होंने, ध्यान से देखना, उन्होंने एक ऐसा स्क्रीन बनाया, ये ग्रीन कलर का स्क्रीन बनाया और उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी अंदर में उन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। क्या क्या कोटिंग किया था? जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था। आप सभी को मालूम है ना, जिंक सल्फाइड की कोटिंग जहां पे की रहती है उस पे यदि कोई पार्टिकल हिट करता है तो क्या आता है? एक चमक आती है, ठीक है ना, एक चमक आती है। तो बच्चों आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिंक सल्फाइड जहां पे कोटेड रहेगा वहां पे कोई पार्टिकल हिट करता है तो एक चमक आती है। तो उन्होंने एक ऐसा स्क्रीन बनाया गोल सा। फिर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया, मतलब एक ऐसा बॉक्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रही है। ओके, यहां से अल्फा पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली निकलते रहे। ओके, और यहाँ पे एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल रखा, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल। और पतला सा गोल्ड फॉइल रखा हुआ, इसका मतलब क्या है? गोल्ड का पतला सा फॉइल जो बना हुआ होगा एटम से ही बना हुआ होगा। तो आप मान सकते हो वो अल्फा पार्टिकल को एटम्स के ऊपर हिट करवा रहे थे। ओके, तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि अक्सर अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड पास कर रहे थे, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी, कोई रिपल्सन नहीं आ रही थी अक्सर में। तो उन्होंने सोचा चलो सही बात है, थॉमसन बिल्कुल सही है। बट इस एक्सपेरिमेंट को जब और रिपीट करते रहे उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स में थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है, हाई डिफ्लेक्शन हुआ है, और कुछ में तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई थी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स में बहुत हाई डिफ्लेक्शन हुई थी, कुछ में थोड़ा कम हुआ था, और कुछ अल्फा पार्टिकल तो ठीक वापस अपने रास्ते पे आ गया था। अब रदरफोर्ड का तो दिमाग पगला गया। रदरफोर्ड सोचा है यदि पूरे में पॉजिटिव चार्ज हल्का हल्का फैला हुआ है तो सारे अल्फा पार्टिकल्स में इक्वल रिपल्सन होनी चाहिए ना। तो ऐसा
क्यों हो रहा है कि किसी में कम डिफ्लेक्शन हो रही है, किसी में बहुत ज्यादा हो रही है, और मतलब कुछ पार्टिकल्स तो एकदम वापस भाग जा रहे हैं पीछे, तो उनका दिमाग तो चकराना था, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने दिमाग में फिर सोचा, नहीं मेरे गुरुदेव ने कुछ गलत बताया है, थॉमसन ने मतलब कुछ गलत बताया। तो उसने अपना दिमाग में एक एटम का मॉडल तैयार किया, और वो मॉडल कुछ इस प्रकार उसने सोचा। उन्होंने सोचा कि एटम का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से एक पॉइंट पे प्रेजेंट है, इसलिए ना अक्सर अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड पास हो जा रहे थे, अक्सर अनडिविएटेड पास हो रहे थे, और जो सेंटर से न्यूक्लियस के पास से पार हो रहा था उसमें हल्का सा आपको दिख रही है रिपल्सन आ रही है, और जो एकदम उस न्यूक्लियस के सेंटर में हिट कर रहा था उसमें बहुत हैवी डिफ्लेक्शन आ जाए। तब उनको ये बात समझ आई कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ नहीं है, वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से जगह में प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके, तो थॉमसन ने जो बताया था उसको रदरफोर्ड ने गलत प्रूव कर दिया। अंडरस्टूड? तो यदि आप इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको, देखो ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, मतलब अक्सर अल्फा पार्टिकल जो थे एकदम मतलब स्ट्रेट पास हो गए, एकदम स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं अक्सर रेज। तो इसका मतलब क्या है? अक्सर रेज जब स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं उसमें कोई रिपल्सन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एटम में अक्सर जगह खाली है। उनके दिमाग में ये चला। फिर उन्होंने देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। छोटे से एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे थे? मतलब न्यूक्लियस के सामने से पार हो रहा था, तब जाके थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास से पार हो रहा था, तब जाके थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसको मिल रही थी, हल्का फुल्का। और उन्होंने देखा कि 1 in every 20,000 पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल को जब वो हिट करते थे तब एक पार्टिकल को देखा गया कि वो एकदम बाउंस बैक कर गई थी, वो एकदम क्या हुआ था, पीछे भाग गया था। तब उनको दिमाग में समझ आया कि सारा पॉजिटिव चार्ज एकदम सेंटर में है, तब ना एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रही है और उसको पॉजिटिव चार्ज सेंटर से रिपल्सन मिल रहा है और वो पीछे निकल जा रहा है। ओके, समझ आई? इनके ऑब्जर्वेशन को जरा ध्यान से देख लो और समझ लो। बेटा इनके ऑब्जर्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स नो? सर। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा ध्यान से। इनका कंक्लूजन ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। देखो ऑब्जर्वेशन तो आपको पता चल गया, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपको मालूम होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि क्या हम बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या बताया, देखो अक्सर अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडिविएटेड पास किया था। इसका देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? देखिएगा क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल जो अक्सर थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिविएटेड निकला था। इसका मतलब क्या था कि अक्सर जगह, मोस्ट ऑफ द जगह जो एटम में है वो क्या है, खाली है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड पास हो गया, तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है एटम के बारे में? तो इससे एटम के बारे में ये दिमाग में आता है कि अक्सर जगह एटम में खाली पड़ी। ओके, अब ये देखा गया कि 20,000 पार्टिकल्स में कुछ एक पार्टिकल जो है ना वो एकदम बैक चला गया था। ये देखा गया था कि 20,000 पार्टिकल में कुछ एक पार्टिकल एकदम पीछे चला गया था। इसका मतलब क्या था
कि कोई पॉजिटिव सेंटर है, मतलब एक छोटा ही सा जगह पे सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ना देखो सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा जगह पे है, इसलिए क्या आ रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव न्यूक्लियस में रिपल्सन हो रहा, तो वो एकदम ठीक वापस पीछे भाग जा रहे हैं। ओके, एकदम पीछे भाग जा। तो इससे कि 20,000 पार्टिकल्स में कुछ एक ही पार्टिकल पीछे भाग रही थी, इसका मतलब वो एक पार्टिकल एकदम सेंटर वाले पॉजिटिव पॉइंट जहां पे सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स है वहां पर जा रहा है और वहां पे उसको रिपल्सन मिल रही है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिल रही है, इसलिए वो ठीक पीछे भाग जा रहा है। और वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर में वो छोटा सा जगह जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, अब दिमाग में बच्चों एक बात आप लोगों को रखनी है कि न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो ना के बराबर होती है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ओके, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस लिखा होगा, गलत लिखा होगा। ओके, दिमाग में ये चीज रखनी है कि न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है, न्यूक्लियस का जो ये वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम। ओके, मतलब आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, मान लो एक बहुत बड़ी फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत बड़ी फुटबॉल ग्राउंड है जहां पे फुटबॉल खेलते हैं हम, और उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में आप एक काम करो, एक छोटा सा बालू का कण रख दो, फुटबॉल ग्राउंड के बीच में बालू का एक कण रख दो, तो उतना छोटा हुआ न्यूक्लियस और पूरी ग्राउंड की जो वॉल्यूम हो गई वो एटम की वॉल्यूम। तो आप खुद रियलाइज कर लो, दिमाग में सोचो, देखो रियलाइजेशन जब तक नहीं लाओगे ना तो साइंस में पढ़ने का मजा है। आप सोचो दिमाग में कि न्यूक्लियस एक बालू इतना छोटा है और एटम पूरा फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा बड़ा है, तो ये बड़ा अजीब सी बात है। ओके, न्यूक्लियस मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी जगह में रहती है। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब चलिए देखते हैं उन्होंने जो मॉडल दिया था वो मॉडल क्या था। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। उन्होंने जो मॉडल दिया ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस एक छोटा सा जगह है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। सूरज के चारों ओर क्या है, प्लैनेट्स घूमते हैं ना। ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ किस तरह सूरज के चारों ओर घूमते रहता है, ठीक उसी प्रकार आप सन को मान लो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मान लो अर्थ, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो कभी काल रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है। अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट जिस तरह घूमते हैं सन के चारों ओर, ठीक उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। ओके, तो इनका ये मॉडल था। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो रेवोल्यूशन जिस ऑर्बिट में होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमती है वो सर्कुलर पाथ है। उसकी पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ है। ओके, वो एक सर्कुलर पाथ। तो आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉडल समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं ताकि दिमाग में क्लियर रहे। तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग फेमसली कौन सा मॉडल बोलते हैं, बोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से आई हुई मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल में क्या का खोज हुआ था बच्चों, न्यूक्लियस का खोज हुआ था। और क्या पता चला था कि सारे पॉजिटिव चार्ज वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या सोचा था कि यदि पॉजिटिव चार्ज को डाला जाए एक एटम के ऊपर तो सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स में इक्वल रिपल्सन होनी चाहिए या ना के बराबर रिपल्सन होनी चाहिए। बट सचमुच में क्या हुआ कि कुछ में बहुत ज्यादा रिपल्सन हुआ, कुछ में कम हुई, कुछ में कोई रिपल्सन नहीं हुआ। तो उनसे उन्होंने फिर ये सारे चीजों को कंक्लूड किया था।
तो रदरफोर्ड का मॉडल क्लियर है बच्चों आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इसके बारे में आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ते ही। चलिए अब इनका लिमिटेशन, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ ये जाननी जरूरी है। अच्छा बालको, मुझे एक बात बताना, उन्होंने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी। अब मुझे बताना कि इलेक्ट्रॉन जब इस पोजीशन पे है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है ना? मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो गई? इधर हो गई। अब यही इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ पे आ गया तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक मिनट बच्चों रुक जाना। वेट अ मिनट प्लीज। ओके, अब यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो वो कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। तो यहाँ है तो ऊपर की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, यहाँ है तो इधर की ओर जा रहा है तो इधर मोशन है, यहाँ है तो इधर है, यहाँ है तो इधर है। मुझे एक बात बताना, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, ओके, वो क्या है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताना। नहीं मालूम बच्चों आप लोगों को ये चीज? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। जब मोशन का डायरेक्शन चेंज होते रहता है तो उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं कि वेलोसिटी बोलते हैं? बेटा मानो कि एक गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो वी विल कॉल इट स्पीड, और यदि मानो वो इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी वेलोसिटी है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। हो रहा है सर। चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? सर हो रहा है। हो रहा है। बेटा आप लोग ये जूनियर क्लास में फिजिक्स में इतना पढ़े हुए हो कि यदि कोई बॉडी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, मानो, ठीक है ना, वो इधर जा रहा है, अब मानो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मुझे एक बात बताना, वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो वेलोसिटी जब बदलती है तो वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि नहीं होता है? यस सर। बताइएगा स्टूडेंट। रीमू दीदी है ना, उसका बचवा परीक्षा का लगता है उसी का। बेटा आप कौन हो, प्लीज ऑडियो अपना बंद कर लो। चलिए बच्चों आप लोगों को लगता है इस तरह से समझ नहीं आ रहा, मुझे सिंपल से बताना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा। क्योंकि आप लोग लगता है जूनियर क्लास में मेहनत नहीं किए हो। ध्यान से देखिएगा। चलो मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, और आपको मैं बोल रहा हूं कि चक्कर मारते रहो, चक्कर मारते रहो, ठीक है ना। मान लो आप एक ग्राउंड का चक्कर मार रहे हो, चक्कर मार रहे हो, चक्कर मार रहे हो, ठीक है ना, और आपको मैं दिन भर खाना नहीं दूं तो लास्टली आप गिर जाओगे कि नहीं गिरोगे? स्टूडेंट गिरोगे कि नहीं गिरोगे? मैं ग्राउंड से आपको मारते बोलूंगा और खाना पीना नहीं दूं और बोलो मारते रहो तो आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरोगे। तो मेरा यही बोलना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? कम होते रहेगा,
और लास्टली उसकी एनर्जी जब कम होती रहेगी तो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा और जाके वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो आप सभी को दिमाग में एक बात ये रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, ओके, वो तो सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, और जब एनर्जी कम हो रही है तो वो न्यूक्लियस की ओर खींच जा रहा है, और जब न्यूक्लियस की ओर खींच जा रहा है तो और खींचते जा रहा है जब एनर्जी और कम हो रही है, और लास्टली वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से जब टकरा जाएगा तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और एटम की एग्जिस्टेंस जब खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज जो मैटर है, मेरे अंदर में भी एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है और न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, तो एटम को ब्लास्ट होना चाहिए हर पॉइंट पे। तो आपके चारों ओर जो सारे चीज है बच्चों, क्या वो ब्लास्ट कर रही है? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं ब्लास्ट कर रहा है। एटम स्टेबल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है ना, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी मोशन एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड मोशन में वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा, और इस तरह एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो एटम की एग्जिस्टेंस सचमुच में खत्म नहीं होती है, एटम एग्जिस्ट करती है। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्यों नहीं कोलैप्स करे, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ओके। और उन्होंने इस चीज को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आप सभी को मालूम है कि आपने नील बोर का मॉडल में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में घूमते हैं, और अलग अलग सेल्स में उसकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो उन्होंने ये चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे अलग अलग सेल्स में। आपको मालूम है ना, नील बोर ने बताया था कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 रहेगा, तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस चीज को रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, ओके, गॉट इट। तो ये दूसरी उसकी लिमिटेशन है। बच्चा एक बात बताना, मैं आप लोगों से एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने जूनियर क्लास में ये नहीं पढ़ा है कि यदि वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? बालको भूल गए एकदम? चलिए ठीक है, -u/t। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ओके। अच्छा, ये वाला समझ आया कि नहीं? न्यूक्लियर कोलैप्स क्या होता है, समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो ये रदरफोर्ड की 2 डिफेक्ट थी जो हम लोगों ने देखा। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं छोटे छोटे। इसका जवाब मुझे कौन देगा? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। थॉमसन इन कौन सा ईयर? 1897। 1897, वेरी गुड। गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बिकॉज, हाँ, इसका जवाब कोई दे सकता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड का ही फॉइल क्यों चुना था अपने लिए? इसको बहुत पतला शीट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। यस, रदरफोर्ड ने इसलिए गोल्ड फॉइल चुना था क्योंकि वो चाहते थे एक्सपेरिमेंट एटम्स के ऊपर करना। अब एटम तो कहीं से नहीं ला सकते हैं उठा के वो, तो उन्होंने कोशिश किया था कि जितना कम एटम हो सके एक सीट में। तो छोटा पतला से पतला सीट, कम एटम वाला सीट किससे बन सकता है? गोल्ड के फॉइल से बन सकता है, क्योंकि गोल्ड मोस्ट मैलिएबल मेटल होती है। तो गोल्ड फॉइल यूज करने का रीजन था पतला सीट बनाना, और गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। दूसरा रीजन क्या था, कोई बता सकता है? और नॉन-रिएक्टिव। देखो, रदरफोर्ड को ये बात मालूम था कि ये एक्सपेरिमेंट एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा,
उनको मालूम था ये एक्सपेरिमेंट सालों साल चलेगा, और आपको बता दूं ये एक्सपेरिमेंट 2 साल तक लगभग किया गया था, 1909 से लेके 1911 तक कंटिन्यूअस इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। और रदरफोर्ड यदि कोई और मेटल लेते तो हो सकता है वो मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता, उस पर कुछ डेपोजिशन हो जाती, बट आपको मालूम है कि गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव मेटल है और वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो दूसरा रीजन था गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? चलिए, चार्ज ऑन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कौन बताएगा? 6.022 into 10 to the power 0.02 into 10 23. to the minus 10. मैंने पूछा बालकों की 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो बेटा प्लस देखो वन, सॉरी -1 -1.6 into 10 to the power 10 to the minus power 19 -19 कूलम होता है एक एटम का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को किससे इंटू करोगे? एवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे तब ना 6.022 into 10 to the power 23. से इंटू करेंगे तब ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकलेगी। ओके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या होता है, यदि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 96,500 कूलम, ठीक है ना, 96,500 कूलम, जिसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे, पूछे जाएंगे बाद में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कितना फैराड मानते हैं हम लोग? 1 फैराड मानते हैं, एंड 1 फैराड इज रफली इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम, दैट इज 1 फैराड। ओके, ड्रॉबैक ऑफ प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल समझ रहे हो ना, किसको बोल रहे हैं? वो खरबूजा वाला मॉडल, थॉमसन का मॉडल। उसका ड्रॉबैक क्या क्या था? Considered वॉल्यूम बहुत ज्यादा था पॉजिटिव स्फीयर का, हाँ, उसने माना था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, वो गलत था। और दूसरा, न्यूक्लियस और के बारे में इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं किया स्टिल गया। था। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में कुछ नहीं बोला था, न्यूक्लियस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया था। रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो शेल का जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कितना इलेक्ट्रॉन एक शेल में या रहेगा। हाँ, और दूसरा और न्यूक्लियस दूसरा था कि वो Collapse. न्यूक्लियर कोलैप्स नहीं कर पाया था। ठीक है, चलिए। The next question is increasing order of charge to mass ratio for electron, proton, alpha particle and neutron is, इसको कौन इसका आंसर बताएगा? I am giving you 2 minutes time, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कौन बता सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? मतलब सबसे कम चार्ज टू मास रेशियो किसका रहेगा, फिर सबसे ज्यादा किसका रहेगा? कौन कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। बताओगे बच्चों? जल्दी। किसी का आंसर निकला? बच्चों आप लोग पढ़ो न्यूट्रॉन, पढ़ो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सबसे कम किसका होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का। फिर इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। नहीं नहीं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, गलत है। प्रोटॉन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है बेटा आपको? रोहित। रोहित, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझते हैं। देखिएगा, बोला गया है E/m रेशियो निकालने के, किसका ज्यादा है किसका कम है, चार्ज टू मास रेशियो निकालने के। किसका किसका बोला है? इलेक्ट्रॉन का बोला है, अल्फा पार्टिकल का बोला है। ओके,
प्रोटॉन का बोला है और न्यूट्रॉन का बोला है, यही 4 का बोला है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले न्यूट्रॉन का देखते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, मास हम मान सकते हैं कि 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, मैंने बताया था। तो E/m रेशियो का वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए हम लोग लेते हैं, किसको ले, चलो अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितनी होती है, 2 यूनिट चार्ज होती है, मान सकते हैं ना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अल्फा पार्टिकल का जो भी मास है उसके मास नंबर के कारण होगा। तो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, मुझे बताओगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यस सर। ठीक है ना। अब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम इक्वल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो मान सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर में 4 प्रोटॉन है, चलो तो 4 प्रोटॉन है, चलो मान लिए। अब 4 प्रोटॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से इनटू कर देते हैं, तो ये हो गई 4 प्रोटॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास 1836 टाइम इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन का मास 4 इनटू दिस, तो ये कटा तो 2 और 1/। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज को 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पकड़ रहे हैं, हम जस्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ देते हैं। मानते हैं इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास me होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। मुझे एक बात बताना बच्चों, मैं यदि 10 को 10 से डिवाइड करूं और 10 को 1 से डिवाइड करूं तो किस केस में बड़ा वैल्यू मिलेगा, बताइएगा? पुराना हो जाने के बाद डिवाइडेड बोल रहे हैं। यदि छोटा से डिवाइड किया जाए तो बड़ा वैल्यू मिलता है ना? यस छोटा से डिवाइड किया जाए तो बड़ा वैल्यू मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे छोटा से कहाँ डिवाइड हुआ है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस मानते हो सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का होगा। अब अल्फा और प्रोटॉन में ज्यादा बड़ा वैल्यू से किसको डिवाइड कियो? अल्फा अल्फा में डिवाइड कियो ज्यादा बड़ा से, तो ज्यादा बड़ा से डिवाइड कियो तो छोटा वैल्यू होगा। यस सर और फिर किसका होगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? यस सर। चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। चलिए अब बच्चों कुछ सिंपल चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं आज। यदि मानो कहीं आप ऐसा देखा हुआ आपको मिलता है, ओके, केमिस्ट्री में आप कहीं ऐसा देखा हुआ मिलता है, तो आप इस x का मतलब क्या समझते हो? एलिमेंट जैसे मान लो एक पल के लिए सल्फर 1632 लिखा हुआ है, तो ये S का मतलब होता है सिंबल ऑफ क्या? एलिमेंट सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। बहुत बच्चे एटॉमिक मास बोल रहे हैं, बालको एटॉमिक मास बोलोगे तो चलेगा क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होती है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक प्रोटॉन नंबर, प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जैसे मैंने S1632 लिखा है, तो S इज सिंबल ऑफ सल्फर, ठीक है ना।
और 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यदि एक एटम न्यूट्रल है, मान लो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, तो वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। मानते हो कि नहीं मानते हो? इफ न्यूट्रल एटम होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. तो बच्चों ये सिंपल चीजों में गलती मत करो। आप लोग देखो, आई थिंक 10th में ज्यादा फांकी नहीं ना मारे हो बच्चों। यदि आप लोग 10th में फांकी मारे हो और कोई बेस आपकी वीक है 10th की, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर 10th में ये चीज हम नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा बता दीजिए वो चीज को। कोई ऐसा बच्चा है कि जो 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है? कोई भी नहीं है ना? चलो आई होप ऐसा कोई ना हो। अब ये होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा बताओ तो? एटॉमिक मास। इसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, या इसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं। इसको मास नंबर भी बोला जाता है, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना? और इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। समझ गए? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। चलिए, तो ये दिमाग में रखना। इतना सिंपल चीज आप लोग क्यों भूल रहे हो बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन चीजों को मत भूलना बेटा। देखो एटॉमिक मास या मास नंबर भी उसको बोला जाता है, ठीक है ना? ये बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है ना? और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि न्यूट्रल एटम। ओके, गॉट इट? अब चलिए आपसे मानो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछी गई कि देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला हो सकता है? कौन बताएगा? कौन बच्चा मुझे बता सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A minus Z. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। A माइनस जेड। ए इज मास नंबर। मास नंबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कटा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आया कि नहीं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? नो सर। चलिए, ये एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोग बताना मुझे। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, कौन मुझे बताएगा इसको सॉल्व? 5 the number of protons, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 3580। क्या होगा? proton 35, यस, वेरी गुड। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये वाला क्या हो न्यूट्रॉन गया? ये वाला 45। हो गया एटॉमिक नंबर, ये वाला हो गया मास नंबर। प्रोटॉन हो गया 35। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? न्यूट्रॉन होगा 45। इलेक्ट्रॉन 35। इलेक्ट्रॉन भी 35 क्योंकि न्यूट्रल एटम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगी। न्यूट्रॉन 45। न्यूट्रॉन 45 होगी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 45। वेरी गुड। चलिए, इसको कौन सॉल्व करके मुझे बताएगा? कौन इसको सॉल्व करेगा? क्या होगा इसका आंसर? ऊपर 34 होगा, नीचे 16। और कौन सी एलिमेंट है ये भी तो बतानी है आपको। असाइन द प्रॉपर सिंबल। सल्फर। सल्फर, किसी ने बताया सल्फर? सल्फर।
सल्फर, वेरी गुड। देखो क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसी इज इक्वल टू 18, मतलब इलेक्ट्रॉन 18 है, चलो वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन से तो कुछ पता नहीं चलता है। प्रोटॉन कितना है, 16 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 16 है। आप बोला गया प्रॉपर सिंबल दीजिए इसको। आप सभी को मालूम है प्रोटॉन होता है किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, और 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 सल्फर की एटॉमिक नंबर होती है। तो हम लिखे सल्फर का सिंबल S, ठीक है ना, गॉट इट। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, नीचे लिख दिए 16, ठीक है ना। और आप सभी को मालूम है कि जो मास नंबर होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है कि नहीं होती है, यस सर। तो ऊपर में क्या आएगा, 32। 32। और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब क्या है कि पहले जब सल्फर न्यूट्रल था तो उसमें 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन होगी, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, मतलब गेन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल में ये चार्ज -2, H2 माइनस लिखना नहीं भूलोगे। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को समझने में, नो सर। नो सर। समझ गए ना, चलिए। अब बच्चों चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर बताइएगा। कौन इसको सॉल्व करके मुझे बता सकता है, देखते हैं। 2 न्यूक्लियाइड्स, मतलब 2 एटम बताया गया है, ए एटम है और बी एटम है, आर आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कौन इसको सॉल्व करके मुझे बताएगा। टू न्यूक्लियाइड्स मतलब 2 अलग अलग एटम्स की बात हो रही है, ए और बी, उनमें न्यूट्रॉन सेम है। एक का मास नंबर दिया हुआ 76 और दूसरा का मास नंबर दिया हुआ 77। ओके, मास नंबर। ओके, मैं ए से लिख दे रहा हूँ, ए मास नंबर होती है। इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ 32। अब बोला गया है इसका एटॉमिक नंबर निकालिए। कोई बच्चा निकाल सकता है क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ बी 45। 45 आई डोंट थिंक बेटा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो? ए में न्यूट्रॉन कितने हैं? 44। 76 से 32 माइनस किए तो कितना आया? 44। कोई दिक्कत? तो इसमें 44 न्यूट्रॉन है। तो बोला गया है न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, इसमें भी 44 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इसमें भी 44 न्यूट्रॉन। 33। आप यदि एटॉमिक मास से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है? एटॉमिक मास क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, और उससे आप क्या निकाल दोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दोगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होती है? एटॉमिक नंबर नंबर होती है। 33 होगा? कोई दिक्कत? नो सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने जो चीज देखा उसको बढ़िया से पढ़ लेना, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों? यस। चलो थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। लिफ्ट करके